Good afternoon, sir. Good afternoon. Very good afternoon. Good afternoon. Very good afternoon. सबको बहुत बहुत गुड आफ्टरनून. चलिए भाई, कितने लोग आ गए? 11 लोग आ गए हैं, जिसमें से एक मैं हूँ, है ना. 10 लोग और आए हैं. ठीक. चलिए, आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ठीक है, विदुषी दुबे, गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोग क्वांटम नंबर्स की शुरुआत करने आएंगे. ठीक है. और जब हम शुरुआत करेंगे क्वांटम नंबर्स की तो उस समय हम लोग बात करेंगे आज के टाइम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में. ठीक है. तो सबसे पहली चीज तो यही है कि आज हम लोग बातें ज्यादा करेंगे. ठीक. क्लियर है. बातें हम लोग थोड़ा सा ज्यादा करेंगे, बाकी सारी चीजें थोड़ा सा कम करेंगे. जैसे हम लोग डेली न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व कर रहे थे, आज वो हम नहीं करेंगे. ठीक है, ये तो हमारा होमवर्क था. ठीक, तो ये तो हम बताएंगे, लेकिन ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, लेकिन उसकी कहानी को ध्यान से समझेंगे. जब हम उसकी कहानी को ध्यान से समझेंगे तभी हमें ये समझ में आएगा कि आखिर में इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर कर क्या रहा है. ठीक है. और जब ये आपको समझ में आएगा तभी आपको केमिकल बॉन्डिंग भी समझ में आएगी. तो मेरी कोशिश तो यही रहेगी कि मैं आपको जो वेव मॉडल है, ठीक है, क्वांटम मॉडल, उसके बारे में आपको ठीक तरीके से समझा सकूं आपके लेवल पे, जितना आप समझ सकते हैं या जितने टूल्स आपके पास हैं. ठीक है. उनको समझने की कोशिश करिएगा. सिग्निफिकेंस ज़्यादा है, आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे. ठीक है, आप सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको समझ ज़रूर सकते हैं. ठीक है. गुड आफ्टरनून सबको. गुड आफ्टरनून. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा बनते हैं. ठीक है. आपने एनसीईआरटी में भी देखा होगा, काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आता उसमें से. ठीक है. चीज़ें बहुत सारी लिखी हैं एनसीईआरटी में जो हमारा क्वांटम मॉडल है उसके बारे में, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आएगा. ठीक है. बस रट जाएँगे आप लोग कि हाँ, ये होता है प्रोबेबिलिटी, ये होती है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, इसको इस तरह से लिखा जाता है. ठीक है. और इससे ये मिलता है, ये मिलता है, बस याद हो गया. हो सकता है कि आप कहीं न कहीं जाके वो गलती कर दें. ठीक है. जब वो गलती कर रहे हैं आप तो इसका मतलब कि कहीं न कहीं आप पीछे जा रहे हैं कॉम्पिटिशन में. ठीक है. चलिए भाई, 17 लोग आ गए, क्या बात है. 17 लोग आए हैं और लाइक सिर्फ 5 है. चलिए, अभी अनलाइक गैंग भी आएगा ही, है ना. वो वो मस्त अपना लाइक करके जाएगा. ठीक है. चलिए, मेरे ख्याल से आपने दूसरा क्वेश्चन जो था वो कर लिया होगा. अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ, है ना. द मिनिमम परसेंटेज एरर इन इट्स मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस विल बी. ठीक. तो मेरे ख्याल से तो आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा. देखिए, कहते ही डिसलाइक, बोलते ही डिसलाइक आया. देखे, मैं वही खोजता हूँ ना, कहाँ गया वो डिसलाइक गैंग, कहाँ गया हमारा. बहुत ही एक्टिव गैंग है ये. एक गजब का एक्टिव गैंग है. 1 से 2, 2 से 3 ऐसे करेगा आराम से. ठीक है. अच्छा. और जितने भी लोग हैं प्लीज़ शेयर कीजिए चैनल को भी और इस लेक्चर को भी. ठीक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको पढ़ सकें. विकास कुमार, गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून. वेरी गुड आफ्टरनून. ठीक है. चलिए, तो मेरे ख्याल से दूसरा क्वेश्चन तो आपने कर लिया होगा. कितने लोग हैं जिन्होंने दूसरा क्वेश्चन कर लिया? जल्दी से बता दें. कितने लोग हैं ऐसे जिन्होंने दूसरा क्वेश्चन कर लिया? ठीक है. दूसरा क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. हो गया होगा मेरे ख्याल से. 7.9% ऐसा कुछ आया होगा आंसर. कितने लोग का आया है? जो लोग नए हैं पुराना लेक्चर जरूर देखिए और फिर इस होमवर्क को शुरू करिएगा. ठीक है. हेलो हेलो सबको, हेलो. ठीक. तो सेकंड क्वेश्चन तो हो गया होगा लेकिन पहला क्वेश्चन नहीं हो रहा होगा.
ठीक है? क्योंकि पहले क्वेश्चन में थोड़ी-सी ट्रिक है, ठीक? जो कि हल्की सी मैंने जब मैं पढ़ा रहा था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तब मैंने दी थी, ठीक है? चलिए देखते हैं, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रॉन इज अलाउड टू मूव फ्रीली इन अ क्लोज्ड क्यूबिकल बॉक्स, ठीक है, ऑफ लेंथ ऑफ द साइड 10 सेंटीमीटर, कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी। एक क्यूब है, ठीक है, एक क्यूब है, दिक्कत हो गई है। चलिए शुरू हो गया ना। तो हमारे पास एक क्यूब है, तो हमने क्यूब बना लिया भाई, ठीक है, ये हो गया हमारा क्यूब आ गया, ठीक है। इस क्यूब के अंदर गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए आज वॉचिंग बढ़ी है तो हमें थोड़ी-सी खुशी हो रही है अब, ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देख रहे हैं। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। तो हमारे पास ये क्यूब है और क्वेश्चन में ये लिखा है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन ऐसा है कि इसके अंदर फ्रीली घूम सकता है, ठीक है। इसके अंदर फ्रीली घूम सकता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये कहीं पे भी पाया जा सकता है उसके अंदर, ठीक है। चलिए, एक चीज़ तो ये हो गई कि क्यूब के अंदर हमारा अ, जो इलेक्ट्रॉन है वो मिल रहा है, ठीक है। लेकिन हमें अनसर्टेनिटी तो दी ही नहीं है ना? हमें अनसर्टेनिटी तो बिल्कुल भी नहीं दी। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्योंकि अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल जो है, वो क्या है? वो है डेल्टा P इंटू डेल्टा एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई। और हमें वेलोसिटी का अनसर्टेनिटी पता करना है, तो उस केस में क्या हो जाता है? डेल्टा V इंटू डेल्टा एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m। यही तो होता है ना? यही तो मेन चीज़ें हैं, ठीक? तो हमें एक्चुअल में क्या पता होना चाहिए वेलोसिटी का, अगर हमें अनसर्टेनिटी निकालना है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास होना चाहिए था पोज़ीशन का अनसर्टेनिटी, ठीक है? देखिए अनसर्टेनिटी में हमने एक चीज़ बताई थी आपको, समझाई थी, कि हम जब भी निकालेंगे तो मिनिमम निकालेंगे। बोला था कि नहीं बोला था? कितने लोग बोलेंगे कि मैंने ऐसा बोला है कि अनसर्टेनिटी के केस में हम लोग हमेशा मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। कितने लोग बताएँगे ऐसा? कि है हेलो सर, हेलो, हेलो, सबको हेलो, सबको गुड आफ्टरनून। जल्दी से बताएँ, कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये याद है कि मैंने ये कहा कि हमेशा अनसर्टेनिटी में हम मिनिमम वैल्यू को खोजते हैं, है ना? खोजते हैं कि नहीं खोजते हैं? खोजते हैं। तो मिनिमम वैल्यू हमें किसकी चाहिए? डेल्टा V की, ठीक है? दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m इंटू डेल्टा x, यही तो होगा? होगा कि नहीं होगा बता? ठीक? जब ऐसा होगा तो हमें डेल्टा V क्या करना है? इसको मिनिमम करना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन ये मिनिमम होगा कैसे? किस केस में ये मिनिमम होगा? जब डेल्टा x मैक्सिमम होगा। ये बात समझ में आई किसी को? कितने लोगों को ये बात समझ में आई कि डेल्टा V मिनिमम तब होगा जब डेल्टा x हमारा मैक्सिमम होगा? क्लियर? Uncertainty in velocity is minimum when uncertainty in position is the maximum. क्लियर है ये? बताएं। जब ये वैल्यू मैक्सिमम होगी तभी ये वैल्यू मिनिमम आएगी, ठीक? दिस इज द ट्रिक, ठीक है? अब ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? ठीक? तो मैक्सिमम तभी होगी, याद रखिए, क्यूब का सबसे लॉन्गेस्ट हिस्सा कौन सा होता है? उसका डायगोनल, है ना? सर्किल अगर होता, स्फीयर अगर होता, तो उस केस में इतनी दिक्कत नहीं होती, है ना? स्फीयर के केस में क्या होता है, हर जगह से रेडियस जो है वो सेम, ठीक? लेकिन सर आज क्लास कब है? शुरू तो होने दो भाई, 3 बजे तक चलेगा वैसे, ठीक है? लॉन्गेस्ट हिस्सा कौन सा है? डायगोनल का,
टेस्ट सीरीज कब है सर? वो फॉर्म दिए हैं, देखिए डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, आपको मेल आ जाएगा टेस्ट सीरीज जब भी हो। ठीक है, तो मिनिमम तब होगा जब डेल्टा एक्स मैक्सिमम होगा। डेल्टा एक्स मैक्सिमम कहाँ पे आएगा? जहाँ पे डायगोनल होगा। डायगोनल कहाँ है भाई इसका? डायगोनल खोजते हैं हम लोग पहले, है ना। तो डायगोनल जब हमने खोजा तो हमको ये मिला, ये हमारा डायगोनल है कि नहीं है? बताएं, क्या दिस इज डायगोनल? यही तो डायगोनल है, ये और कुछ है? जल्दी से बताएं, है ना। यही तो हमारा डायगोनल है, यही हमारा मैक्सिमम लेंथ है जिसपे हमारा इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। ठीक, और जब यही हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस है तो यहीं पे हमें डेल्टा एक्स भी मैक्सिमम मिलेगा। ठीक, अब डेल्टा एक्स मैक्सिमम कितना होगा? अगर साइड इसकी कितनी है, ए होती है, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, तो डायगोनल की लेंथ कितनी आती है? √3a, ये आपको पता है ना। कैसे निकालते हैं डायगोनल की लेंथ? L इज इक्वल्स टू √a² प्लस a² प्लस a², दैट इज इक्वल्स टू √3a², और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? √3a। ठीक है, मिनिमम कीरा होगा। कीरा क्यों होगा? ठीक, तो ए की वैल्यू हमें दे रखी है कि नहीं दे रखी है? जल्दी बताएं। ए की वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर। देखिए ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन ये है, एन इलेक्ट्रॉन इज अलाउड टू मूव फ्रीली इन अ क्लोज्ड क्यूबिकल बॉक्स। एक क्यूब का बॉक्स है, उसमें इलेक्ट्रॉन को फ्रीली छोड़ दिया गया है। लेंथ ऑफ द साइड इज 10 सेंटीमीटर। लेंथ की साइज है 10 सेंटीमीटर। कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी। अनसर्टेनिटी निकालनी है हमें वेलोसिटी की। ठीक है, जाहिर सी बात है कि हमने क्या कर लिया है, ये जो √3a है, ये बेसिकली क्या है? ये हमारा डेल्टा एक्स है। यही अनसर्टेनिटी है, क्योंकि हम इसी के अंदर खोज रहे हैं, हमें पता नहीं है इलेक्ट्रॉन कहाँ है। दैट इज द अनसर्टेनिटी। ठीक है, यही तो अनसर्टेनिटी है कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन है एक्चुअल में। ठीक, हमें नहीं पता। अनसर्टेनिटी कितनी है? √3a, यहाँ पे सबसे ज्यादा मिलने वाली है। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? तो √3a इज डेल्टा एक्स मैक्सिमम। ठीक, तो डेल्टा वी यानी कि अनसर्टेनिटी। ठीक, कीरा क्या है? हाँ भाई, हमने भी पूछा कीरा क्या होता है। ठीक है, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू मिनिमम। मिनिमम की अगर हम बात कर रहे हैं, कितना होगा? h/4πm इंटू √3a। ए की वैल्यू कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। एच की वैल्यू कितनी है? 6.626 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाई 4 इंटू पाई, दैट इज 3.14 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31। हमेशा केजी में रखना होता है, इसलिए -31 इंटू √3, दैट इज 1.732 इंटू ए, दैट इज 10। लेकिन ये सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करना होगा? 10⁻2 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर? तो जब इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक, वही हो जाएगी हमारी डेल्टा वी मिनिमम, यानी कि अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। वो आएगी 3.3 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्लियर सर? ये सारे कांस्टेंट की कोई वैल्यू सॉल्व नहीं है? नहीं, नहीं। कितनी वैल्यूज याद करोगे? कितनी वैल्यूज याद करो? बहुत सारी आ जाएंगी। ठीक है, अगर सिर्फ एक होता है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट वाला होता है, ठीक है, 1/4πε0, तो उस केस में आप वैल्यू याद कर सकते हैं, या डिविड जहाँ पे हो सकता है ना, वहाँ पे मैंने बता दिया है कि 12.27 एंगस्ट्रम। ठीक है, और आपका जितना भी वो लैम्डा वाला क्वेश्चन था, वो सब मैंने बता दिया है। ठीक है, सबकी वैल्यू एक साथ नहीं निकाली है। ठीक, आप करना चाहें तो कर लीजिए अपने हिसाब से। ठीक है, अगर आपको कुछ सूट कर रहा है तो, अदरवाइज आई विल नॉट से कि आप ये करें। ठीक, हमेशा वैल्यू पूरी तरीके से निकालें। ठीक है, बहुत हुआ तो 4π की वैल्यू याद कर लीजिए, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा मत करिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन आईआईटी। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना था और आपका काम हो जाता। क्लियर है? इस क्वेश्चन में
अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो तो जल्दी से बता दें, तो फिर हम दूसरे क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं। दूसरी क्वेश्चन की सिर्फ हिंट दे देंगे जिनसे नहीं हुआ है, बाकी वो सॉल्व करें फिर से। बताएं इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत आपको किसी को भी? किसी को भी इस क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है तो पूछ ले फटाक से। नहीं है, चलिए बहुत बढ़िया। दूसरा क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, डेल्टा एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है जो कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बराबर है। द मिनिमम परसेंटेज एरर इन इट्स मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस विल बी। सबसे पहली चीज इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो हमें मास पता होगा। दूसरी चीज डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला हमें पता होता है ना, सॉरी, एंड मिनिमम परसेंटेज एरर हमें निकालना है। ठीक है, तो एक बहुत ही सिंपल सा हम लोग स्टेप करेंगे कि हमारा डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स, है ना, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, अब इस डेल्टा एक्स की वैल्यू जो है वो कितनी है, इंटू लैम्डा है, ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। ठीक, तो डेल्टा वी, लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, लैम्डा की वैल्यू क्या होती है भाई जल्दी बताएं? एच अपॉन एम वी, एच अपॉन एम इंटू वी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। एच से एच कैंसिल आउट। ठीक है, सॉरी यहाँ पे एम भी तो होता है, माय बैड। ठीक है, जब वी और एक्स होता है तो एम भी होता है। एम से एम कैंसिल आउट। ठीक है, जब एम से एम कैंसिल आउट हो गया तो हमारा क्या बचा, डेल्टा वी अपॉन वी, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू आएगा 1/4। ठीक है, क्लियर? तो हमने आपको डेल्टा वी बाई वी की वैल्यू दे दी है। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी मतलब जो अनसर्टेनिटी है डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, इसकी वैल्यू हमने आपको दे दी है। बचा कुछ आपको परसेंटेज निकालना है तो आप निकाल लीजिएगा, अराउंड 8% के आसपास आंसर आना चाहिए, और प्रिसाइजली अगर आप निकालेंगे तो 7.92 के आसपास आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है, इतना समझ में आ गया आपको? बताएं। ठीक है, चलिए अगर आपको इतना समझ में आ गया है, ठीक है, एक क्वेश्चन और दे देते हैं जो कि आप फिर से घर पे ट्राई करेंगे। ठीक है, और फिर हमको बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये भी हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, ठीक, और आप इसको वापस से करेंगे। ठीक है, याद रखिए द मेजरमेंट, ठीक है, द मेजरमेंट establishes the the position of a of a proton with an accuracy with an accuracy, ठीक है, of plus minus 1 into 10⁻⁻11 मीटर। ठीक है, क्लियर? चलो, find the find the uncertainty in the proton's position 1 second later। ठीक है, assume b is much smaller than c। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन एंड दिस इज वेरी वेरी ब्रिलियंट क्वेश्चन। अगर आपको ये, आपने अगर ये कर लिया, ठीक है, आपको अनसर्टेनिटी पूरी तरीके से क्लियर है, समझ लीजिए। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपको
क्लियरली सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप क्वेश्चन ये है कि हमने मेजरमेंट की, हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, उसमें ये पता चला कि जो एक्यूरेसी है प्रोटॉन की, मतलब जो डेल्टा एक्स है प्रोटॉन का, जिसके बीच में वो कहीं पाया जाएगा प्रोटॉन, ठीक है, वो है 1 इंटू 10⁻11 मीटर। प्लस माइनस हमने बताया था आपको, साइन से कोई मतलब नहीं होता है, मैग्नीट्यूड से मतलब होता है। अनसर्टेनिटी मतलब मैग्नीट्यूड। फाइंड द अनसर्टेनिटी इन द प्रोटॉन्स पोजीशन। 1 सेकंड के बाद, जब हमने मेजरमेंट किया है उसके 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी में कितनी अच्छा, हाँ, पोजीशन में, ठीक है। 1 सेकंड के बाद कितनी अनसर्टेनिटी होगी, ये पता करना है आपको, ठीक है। तो दिस इज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। और आपको ये अज्यूम करके चलना है कि जो प्रोटॉन की वेलोसिटी है वो सी की वेलोसिटी से बहुत ज्यादा छोटी है, मतलब लाइट की स्पीड से बहुत कम वेलोसिटी पे हमारा प्रोटॉन जो है वो चल रहा है, लेकिन चल रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज कि उस अगर वो चल रहा है तो उसमें अनसर्टेनिटी कितनी होगी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगर आप ये कर लेते तो फिर बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए आगे की चीजें करना, ठीक है। चलिए, देखिए, पर्सनल बातें कृपया यहाँ ना करें। यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ाई की बात करें। हम चैट पढ़ते रहते हैं तो उसके बीच में डिस्टरबेंस आता है। क्वेश्चंस के बारे में बात करें और सॉल्यूशन के बारे में बात करें, और जो पढ़ा रहे हैं उसके बारे में क्वेश्चन अगर आपको पूछना है तो वो करें, ठीक है। कृपया बाकी सारी चीजें जो है वो आप बाद में करते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक, बहुत बढ़िया। हिंदी में बता दे सर, हिंदी में हमने बता दिया। अनसर्टेनिटी की वैल्यू, डेल्टा एक्स की वैल्यू इतनी है। हमने जब एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। सर ये कितने मंथ तक कोचिंग फ्री है? कोचिंग फ्री है, ठीक है, इसके कोई पैसे नहीं है, ठीक है। एक मेजरमेंट किया हमने, एक एक्सपेरिमेंट किया, उसमें हमें ये पता चला कि जो प्रोटॉन हमें जहां दिख रहा है उससे 10⁻⁻11 मीटर के आसपास तक वो प्लस माइनस में रह सकता है, ठीक है। हमसे ये पूछ रहा है कि उसके 1 सेकंड के बाद, जब हमने मेजर कर लिया है कि 1 सेकंड के बाद वही डेल्टा एक्स कितना होगा, अनसर्टेनिटी कितनी होगी पोजीशन में, ठीक है। क्लियर? यही है इसका हिंदी में भी, कुछ खास वैसे नहीं है, ठीक है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल है। तो थोड़ा-सा दिमाग जब आप लगाएँगे ना, इसको करने में तकरीबन आपको आधा घंटा लगना चाहिए, अगर आप दिमाग लगा के कर रहे हैं तो, ठीक है। वो अलग बात है कि आप कोई और किताब पकड़ लें, उसमें एक क्वेश्चन दिया हो, उसका सॉल्यूशन दिया हो, आप तो 5 मिनट में कर लेंगे, ठीक है। बट अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया है, इसका मतलब कि आपने कांसेप्ट को समझा। क्लियर? सो दिस इज़ अ होमवर्क, फिर से करिए, कोशिश करिएगा, हो जाएगा, नहीं हुआ तो मैं तो हूँ ही, ठीक है। चलिए, आज हम लोग बहुत ही खतरनाक इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्रांशु कश्यप, जब तक जेईई क्रैक नहीं हो जाएगा तब तक, सर जेईई क्रैक करने के लिए 2 ही चांसेस हैं, है ना? तो उसके बाद भी फ्री ही रहेगा, अगर आप उसके बाद भी पढ़ना चाहें तो, ठीक है। कोई पैसा नहीं लेगी सरकार यहाँ से, ठीक है। ना ही ऑफलाइन में, ना ही ऑनलाइन में, ठीक है। दिस इज़ फ्री फॉर ऑल, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वांटम नंबर्स के बारे में, ठीक है। जैसा कि आपको टाइटल से तो समझ में आ गया, क्वांटम नंबर्स, ठीक है। ये पार्ट 1 है लेक्चर का, ठीक है। आज हम लोग क्वांटम नंबर्स का जो स्टार्ट है वो समझेंगे, ठीक है। एक्चुअल में हम क्वांटम नंबर समझेंगे ही नहीं आज। आज हम समझेंगे कि वेव इक्वेशन क्या होती है, उसको किस तरह से यूज़ किया जाता है, ठीक है। और फिर हम लोग सीखेंगे अगले लेक्चर में क्वांटम नंबर्स, और उसके बाद अगले लेक्चर में सीखेंगे अपना इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन, ठीक है। जेईई नीट दोनों के लिए है ना सर? हाँ, बिल्कुल सबके लिए है भाई। जेईई नीट, यूपीएससी, पीसीएस, टेट, जो जितने एग्जाम होते हैं, एनडीए, सीडीएस, सबके लिए फ्री है, ठीक है। ये पूरी कोचिंग फ्री है, ठीक है। प्लस अब इसके बाद कृपया करके ऐसे क्वेश्चन ना पूछें, ठीक है, बता दिया आपने, ठीक। चलिए, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है हमारे पास, ठीक है, और आपने भी ये एनसीईआरटी में देखा होगा। मेरी राय तो यही होगी कि कृपया साइड बाय साइड आप एक एनसीईआरटी खोल के बैठें, ठीक है, तभी ये कहानी समझ में आएगी, ठीक है। सर असाइनमेंट मिल जाएंगे, टेंशन मत लीजिए, पहले क्लास में पढ़ाई कीजिए, ठीक है।
क्लास की पढ़ाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। असाइनमेंट फिर आप तुरंत घर भी लेंगे, ठीक है? क्लियर? चलिए। नो सर इस क्लास के, हाँ सबके लिए है भाई, जेई नीट सबके लिए है ये, ठीक है? आपको स्कूल का भी पढ़ना है तो वो भी पढ़ लीजिए, ठीक है? कुछ अलग थोड़ी ना होता है, ठीक? चलिए, तो हम लोग आज पढ़ेंगे अपना जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उसके बारे में, ठीक है? और सबसे पहली चीज जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज वेव फंक्शन, ठीक है? वेव फंक्शन, ठीक? इसको किससे डिनोट करते हैं? आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। इसको इस सिंबल से डिनोट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड साई। क्या बोलते हैं? साई। अब ये जो वेव फंक्शन है वो एक्चुअल में क्या है, ठीक है? ये जो वेव फंक्शन है वो एक्चुअल में क्या है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है? सबसे पहली चीज याद रखनी है, सबसे पहली चीज याद रखनी है कि दिस इज दिस इज अ मैथमेटिकल फंक्शन, ठीक है? दिस इज अ मैथमेटिकल फंक्शन, ठीक है? ठीक, इस फंक्शन की जगह एनसीईआरटी में रिप्रेजेंटेशन लिखा रहता है, या और किताबों में रिप्रेजेंटेशन लिखा रहता है, ठीक है? मतलब उस वो किस तरह से उसको दिखाना चाहता है, शो कैसे करता है, ठीक है? दिस इज अ मैथमेटिकल फंक्शन या रिप्रेजेंटेशन, ठीक है? ऑफ वेव, ऑफ वेव। कौन सी वेव के बारे में हम लोग बात करें? जाहिर सी बात है कि हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली, ठीक है? हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली कि डुअल नेचर होता है, वेव नेचर भी आता है, मैटर भी होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है, ठीक है? तो हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करते, ठीक है? हम सबकी बात कर रहे हैं। हर कैन आई नोट दिस फंक्शन? सर आप ही के लिए है, ये हमारे लिए नहीं है। आप नोट नहीं कर सकते, आप बिल्कुल नोट करिए, सब नोट करिए, पूरी क्लास नोट किया करिए, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या आती है वो याद रखिए कि ये होता तो सबके लिए, ठीक है? दिस इज वैलिड फॉर एवरीवन, ठीक? बट सबकी कैलकुलेशन कर पाना हमारे बस के बाहर है, ठीक है? तो हम बेसिकली किसकी करते हैं? जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है, दैट इज इलेक्ट्रॉन, ठीक है? इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन को हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं इन द क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल, ठीक है? दिस इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट, ठीक? इलेक्ट्रॉन क्योंकि उसके पास क्या है, डुअल नेचर है, दैट इज वेव नेचर भी है, पार्टिकल नेचर भी है। तो ऑलमोस्ट हमने पार्टिकल नेचर देख लिया है, ठीक है? अभी तक जो हम लोग देख रहे थे बोर्स मॉडल तक, बोर्स मॉडल में क्या था कि एक ऑर्बिट में वो घूम रहा था, सर्किल में, हमारा बीच में न्यूक्लियस था, उसके चारों तरफ हमारा इलेक्ट्रॉन जो था वो घूम रहा था, ठीक है? लेकिन जब ये फंक्शन आया, ठीक है, श्रोडिंगर साहब ने जब इस फंक्शन को हमें हमारे सामने प्रस्तुत किया, ठीक है, तब हमको एक्चुअल में समझ में आया कि असल में न्यूक्लियस बीच में होके इलेक्ट्रॉन जो है उसके चारों तरफ नहीं घूम रहा होता है, ठीक है? इलेक्ट्रॉन जो है उसके चारों तरफ नहीं घूम रहा होता है, बेसिकली वो तो पूरे तरफ घूम रहा है, चारों तरफ घूम रहा है, उसके वेव फॉर्म बना रहा है, ठीक है? घूम भी रहा है, याद रखिए घूम भी रहा है और वेव भी बना रहा है, ठीक है? तो इसी चीज को इसी चीज को सॉल्व करने के लिए हमारे जो श्रोडिंगर साहब थे, उन्होंने इस फंक्शन को जन्म दिया, ठीक है? इस फंक्शन को यूज किया, इस फंक्शन को अ, इसका क्या कहते हैं, आविष्कार किया। आविष्कार भी तो डिस्कवरी हो जाएगी, ठीक है? कह सकते हैं कि हाँ ऐसा उन्होंने कुछ तो भी हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया कि हाँ बेटा ये होता है वेव फंक्शन और इसकी मदद से हम इसको निकालते हैं, ठीक है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात नहीं करते, ठीक है? अभी जो हम समझ रहे हैं वो समझिए, ठीक है? धीरे धीरे आएंगे, ठीक? क्लियर?
दिस इज अ मैथमेटिकल फंक्शन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव, ठीक है, which replaces classical concept of trajectory। हमने क्या देखा था कि न्यूक्लियस बीच में, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूम रहा है, ठीक, लेकिन यहाँ पे ट्रेजेक्ट्री, इसको क्या बोलेंगे, ट्रेजेक्ट्री है, यहाँ पे नहीं है ट्रेजेक्ट्री, यहाँ तो गोल भी घूम रहा है, वेव भी बना रहा है, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये क्लासिकल कंसेप्ट जो था, जो कि ट्रेजेक्ट्री का था, जो कि हमारे पास रदरफोर्ड से लेके बोर ने सबने दिया, ठीक है, उस मॉडल को ये निष्कासित कर देता है, कहता है ये नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में हमें ये समझ में आ गया कि हम एक ही इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी, उसकी मोमेंटम, उसका जो पोजीशन है वो एग्जैक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ट्रेजेक्ट्री होगी तो हम बिल्कुल पता कर सकते हैं, लेकिन अगर वेव भी है, घूम भी रहा है, सब कुछ कर रहा है, उस केस में हम ये चीजें नहीं कर सकते, ठीक है। मनमानी घूमता है, बिल्कुल सही बात है, अपने मनमौजी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी घूम सकता है, ठीक है, लेकिन उसको घूमने के लिए भी स्पेसिफिक चीजें हैं, उसको घूमने के लिए बाध्य करने के लिए ये वेव फंक्शन बनाया गया, ठीक है। क्लियर, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब ये वेव फंक्शन एक्चुअल में क्या है, ठीक है, दिस दिस वेव फंक्शन this wave function contains all the dynamic information। आवारा है, कह सकते हैं आवारा, लेकिन एक हद तक, ठीक है, एक हद तक ही आवारा हो सकता है, ठीक है। डायनामिक इंफॉर्मेशन about the system it describes, ठीक है। जैसा कि मैंने बोला, ये है तो सबके लिए, ठीक है, तो हम वेव फंक्शन की बात कर रहे हैं, ये आपके लिए, हमारे लिए भी है, ठीक है। ये वेव फंक्शन जो है वो साई जो है वो आपके लिए भी है, हमारे लिए भी है, इलेक्ट्रॉन के लिए भी है, लेकिन हमारे केस में क्या होता है कि हम इसको सॉल्व नहीं कर पाते, इलेक्ट्रॉन के केस में हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। इसलिए ये सभी सारी इंफॉर्मेशन, अब हम जिस सिस्टम के बारे में बात करें, हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा, हम अपने बारे में बात करेंगे तो हमारे लिए मिलेगा, ठीक है। तो इस वेव फंक्शन में एक्चुअल में क्या है, सारी डायनामिक इंफॉर्मेशन, किस वेलोसिटी से घूम रहा है, क्या घूम रहा है, किस एनर्जी से घूम रहा है, किस तरफ घूम रहा है, कैसा वेव बना रहा है, ठीक है, इन सारी चीजें की इंफॉर्मेशन जो है वो इस वेव फंक्शन में पहले से होती है, ठीक है। वेव फंक्शन है ये, रिलेशन फंक्शन समझते हैं, मैथ वाले तो समझते हैं फंक्शन, बायो वालों को अगर दिक्कत होती है समझिए कि रिलेशन है ये एक तरह से, ठीक है, रिलेशन है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपने आज के खाने में क्या खाया, आपने रोटी खाई होगी, दाल खाया होगा, सब्जी खाई होगी, चावल खाया होगा, जो भी सारी चीजें, मीठा वीठा में कुछ जो भी खाया होगा, ठीक है। अगर आपके खाने का फंक्शन बना दें तो रोटी, रोटी कितनी, ठीक है, दाल कितना, चावल कितना, है ना, सब्जी कितनी, मीठा कितना, तो ये आपका एक खाने का फंक्शन हो गया, ठीक है। उसी तरह वेव फंक्शन भी है कि इलेक्ट्रॉन में क्या क्या था, कहाँ कहाँ था, किस वेलोसिटी से घूम रहा था, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ में आया, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक, हम किस पे फोकस करेंगे, वी कंसंट्रेट वी कंसंट्रेट अबाउट द लोकेशन, हम किसके बारे में ज्यादा बात करेंगे, लोकेशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, पार्टिकल के लोकेशन के बारे में हम ज्यादा बात करेंगे, सब मिला हुआ है, बिल्कुल सब मिला हुआ है, ठीक है। क्लियर, तो ये सारी चीजें आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। यस सर, गुलाब जामुन, बिल्कुल गुलाब जामुन जो भी आप खाएं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 चीजें, ये आप ये समझ जाएं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। वेव फंक्शन क्या है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। क्या किया इसने, अपने जो क्लासिकल कंसेप्ट था ट्रेजेक्ट्री को, उसको रिप्लेस कर दिया,
इस फंक्शन में क्या होता है, तो सारी डायनेमिक इंफॉर्मेशन होती है जिस भी सिस्टम को हम देख रहे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो मेन फोकस होता है वो किसके ऊपर होता है, लोकेशन ऑफ द पार्टिकल। क्लियर है? यहाँ तक कितने लोगों को समझ में आया? जल्दी से यस सर स्पैम कर दीजिए। यहाँ तक जितने लोगों को भी समझ में आया है यस सर स्पैम कर। और जितने भी लोग नए हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा या वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, शेयर नहीं किया होगा, तो प्लीज कर दें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ सकें। क्लियर? चलिए, बहुत लोगों को समझ में आ गया है। दिस इज वेरी वेरी गुड कि आप लोग को ये समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो वेव फंक्शन था, वेव फंक्शन आपको समझ में आ गया। एक बार फिर से सर, देखिए भाई, फंक्शन है, ठीक है। एक फंक्शन है जो कि ये बताता है कि कोई भी पार्टिकल जो है उसके बारे में, उसके अंदर क्या-क्या है, ठीक है। जैसे आप पैदल चल रहे हैं, ठीक है। आप पैदल चल रहे हैं तो कितनी गति से चल रहे हैं, किस दिशा में चल रहे हैं, किस तरफ आपको जाना है, के अगेंस्ट में हवा कैसी चल रही है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास हो तो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वैसी ही चीज़ें हम किसी एक पार्टिकल को उठाते हैं, फिर देखते हैं कि उसका वेव फंक्शन कैसा होगा। उस वेव फंक्शन में उसके बारे में सारी जानकारी होती है। इसकी वजह से हमें ये पता हो गया कि जो वेव थ्योरी थी वो खराब नहीं थी, वो सही थी, ठीक है। जो वेव थ्योरी थी हमारी, दैट वाज़ गुड, ठीक। तो वेव थ्योरी में इसमें क्या हुआ, वेव भी है और पार्टिकल नेचर भी है, ठीक है। उससे हमें ये समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन का जो सिस्टम है बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। और हम किसके ऊपर फोकस करेंगे, हम लोकेशन के ऊपर फोकस करेंगे, ताकि हमें एग्जैक्टली पता चल सके कि इलेक्ट्रॉन आखिर में क्या गुल खिला रहा है। अभी तक हमें ये नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, अभी तक सिर्फ गोल गोल घूम रहा था वो, ठीक है। लेकिन अब हम उसको बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से घुमाने वाले हैं, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, आप लोग को समझ में आ रहा है। क्लियर? चलिए, अब इसका नेक्स्ट स्टेप, ठीक है? हमने वेव फंक्शन के बारे में सीख लिया। इस फंक्शन को हमें कुछ यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है? इस फंक्शन में हमें कुछ यूज़ करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये कुछ बन पाए। सिर्फ फंक्शन होने से हमारे पास कुछ नहीं मिलना है, ठीक है? उस फंक्शन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। सिर्फ अगर आपको फंक्शन दे दिया जाए तो आप कुछ नहीं कर पाएँगे, ठीक है? वो फंक्शन क्या है, किस तरह से आया, ठीक है? और उसके लिए क्या करेगा? जस्ट श्रोडिंगर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, बिल्कुल मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए भी होता है, बट दैट इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। एंड आप जब सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं सॉल्व कर सकते तो मल्टी इलेक्ट्रॉन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सॉल्व कर सकते हैं, बट दैट इज मच मोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो मेन चीज ये आई कि इसके लिए एक इक्वेशन भी चाहिए जिसकी वजह से इसको सॉल्व किया जा सके। भाई फंक्शन है तो उसको सॉल्व भी तो करना पड़ेगा, उसके बिना हमें क्या आउटपुट मिलने वाला है, कुछ नहीं, ठीक है। तो हमारे पास एक इक्वेशन होनी चाहिए, तो उस इक्वेशन का हमने नाम दिया श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है। ये सारी चीजें एनसीईआरटी में दी हुई हैं, ठीक, एनसीईआरटी में दी हुई हैं, बट को मेरे ख्याल से तो आपको नहीं समझ में आ रही होगी, ठीक है। एनसीईआरटी तो नहीं समझ में आएगी इतनी जल्दी, ठीक है। तो ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक इक्वेशन दी, ठीक है। ही proposed an एन इक्वेशन, ठीक है, फाइंड आउट वेव फंक्शन ऑफ एनी सिस्टम, किसी भी सिस्टम के लिए का वेव फंक्शन एक्चुअल में क्या हो, ठीक है। वो बताने के लिए इन्होंने इक्वेशन श्रोडिंगर, ठीक है, समय था लगभग 1925-1926 के आसपास का, ठीक है। तो अभी तक आपने देखा जो बोर वोर का मॉडल था वो तो पुराना हो गया, 25-26 साल पुराना, 25-26 साल में ये सारी चीजें बाहर निकल के आना शुरू, ठीक है।
जो मेन हमारे पास होता है दैट इज टाइम इंडिपेंडेंट फंक्शन। ठीक है, हम इसको देखते हैं, टाइम इंडिपेंडेंट फंक्शन को देखते हैं। ये भी याद रखिएगा, टाइम इंडिपेंडेंट फंक्शन। टाइम डिपेंडेंट भी होता है, दोनों दिए थे इन्होंने, टाइम पे डिपेंड करने वाला, ठीक है, और टाइम पे ना डिपेंड करने वाला, ठीक है, दोनों ही इन्होंने दिए थे। लेकिन टाइम डिपेंडेंट जो है, जो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, टाइम के ऊपर बेस्ड है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और वो आपके सिलेबस के बाहर है। ठीक है, हमारे जो सिलेबस में है, जो कि आपको एक छोटे से वैल्यू में रखा है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, दैट इज टाइम इंडिपेंडेंट फंक्शन। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, टाइम इंडिपेंडेंट फंक्शन के लिए इक्वेशन उन्होंने दी थी कि ई साई, ऐसा लिखा है आपके यहाँ किताबों में, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ठीक है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर साई, ऐसा है कि नहीं, है ना, ऐसा ही कुछ लिखा है ना, बताइए, ऐसा लिखा होगा, बताएं, क्या ऐसा लिखा है कि नहीं लिखा है? हम्म, जल्दी से बताएं, क्या ऐसा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ये फंक्शन है? ऐसा कुछ लिखा होगा, देखिए, ध्यान से देखिए। और ये हमारा है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ठीक, इज वेरी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें हैं। अगर ये आपको समझ में आ गई तो आपके लिए आसान है आगे की केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग वगैरह सब समझ में आ जाए। ठीक है, लेकिन अगर ये नहीं समझे, एटम नहीं समझे, तो आपको केमिकल बॉन्डिंग समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है, इसकी एक बार हम लोग क्या करते हैं, एग्जैक्ट वेव फंक्शन लिखते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन को लिखते हैं। ठीक है, विदाउट हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एच, ये ऐसे नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसको लिखना चाहें, ठीक है, ई साई, ठीक है, इजिकल्स टू होता है माइनस एच डैश स्क्वायर। कितने लोगों को एच डैश पता है, एच बार पता है? जल्दी बताएं, एच बार की वैल्यू कितनी होती है, जल्दी बताएं, एच बार की वैल्यू कितनी होती है, जल्दी से बताएं, कितने लोग को पता है एच बार की वैल्यू कितनी होती है? नहीं पता? चलिए, बोर्स मॉडल में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर साई प्लस डी एक्स साई, ये होती है हमारी इक्वेशन। एच बार होता है एच अपॉन टू पाई, ठीक है, याद रखिएगा, एच बार इज इक्वल्स टू एच अपॉन पाई। ठीक है, 6.6 इंटू 10⁻⁻24, लगता है आपको ऐसा 6.6 इंटू 10⁻⁻24 होगा? एच बार पूछ रहे हैं हम। ठीक है, चलिए, जैसा भी है कैलकुलेट कर लीजिएगा, हमारे लिए तो एच अपॉन टू पाई है भाई। ठीक है, हम ऐसे ही याद रखते हैं। तो एच बार का स्क्वायर माइनस एच बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन है किसका, साई का, प्लस वी एक्स, ठीक, यानी कि वॉल्यूम में का साई के साथ मल्टीप्लीकेशन, दैट इज इक्वल्स टू ई साई। ठीक है, तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एक्चुअल में क्या है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एक मैथमेटिकल, एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल टूल है। ठीक है, जिसको हम यूज करते हैं। एच इज इक्वल्स टू कितना आएगा भाई, माइनस एच बार स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये तो है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। सोचिए, प्लस माइनस नहीं है, दिस इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला। ठीक है, ये एक ऑपरेटर लगाने के लिए आपको बहुत सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये जो कंसेप्ट है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है आपके लिए, बट सिर्फ आपको समझना है, ये वैल्यू रटनी नहीं है। ठीक है, वैल्यू रट के कुछ नहीं होने वाला, ये इतना होता है, मैं बस बता रहा हूँ कि इस तरह का होता है। ठीक है, ये मतलब समझिए कि ये इतना कॉम्प्लेक्स क्यों है, ये इतना कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, क्लियर है, ये चीज समझ में आई? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं भाई।
क्या ये चीज़ आपको समझ में आई? पक्का? ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, धीरे-धीरे हम लोग अब इलेक्ट्रॉन को ध्यान से देखना शुरू कर रहे हैं। ठीक है? चलिए, बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की, प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है? क्लियर? अब देखिए जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक? वो क्या है? और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है? इन दोनों में क्या फ़र्क है? वो चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है? अच्छा, उसके पहले अगर मैं ये बोलूँ कि साई अगर आपको पता चल भी गया, ठीक? तो आप क्या कर लेंगे? क्या अगर मैं आपको साई बता दूँ, आप कुछ कर पाएँगे? ठीक है? क्वेश्चन इज़ इफ यू नो वेव फंक्शन साई, ठीक है? व्हाट कैन यू डू? इससे क्या कर लेंगे? बेसिक चीज़ तो यही है। अगर आपको किसी चीज़ की वैल्यू पता है, किसी चीज़ के बारे में पता है, फंक्शन पता है, तो आप क्या कर लेंगे? क्या आप सॉल्व कर पाएँगे उसको? ठीक है? क्या आप सॉल्व कर पाएँगे? कुछ नहीं है। अगर मैं बोलूँ कि इसका कोई भी फिज़िकल सिग्निफिकेंस नहीं है, क्या ये बात गलत है? ठीक है? आज मैं आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने वाला हूँ, ठीक है? तो प्लीज़ समझिए इस चीज़ को। अगर मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, उसका मतलब कि मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। क्या साई का कोई फिज़िकल सिग्निफिकेंस है? ठीक है? तो इसका कोई फिज़िकल सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है? पी इन द इक्वेशन वॉल्यूम पे, ठीक है? वॉल्यूम, नो फिज़िकल सिग्निफिकेंस, साई की कोई फिज़िकल सिग्निफिकेंस नहीं है। अब इसकी अगर कोई फिज़िकल सिग्निफिकेंस नहीं है, तो हमने निकाला क्यों है भाई? है ना? अगर इसकी कोई फिज़िकल सिग्निफिकेंस नहीं है, तो हमने इसको निकाला क्यों है? तो निकालने का रीज़न ये है कि हमें चाहिए होता है साई का स्क्वायर, ठीक है? व्हाट इज़ V इन द इक्वेशन? V इज़ वॉल्यूम, ठीक है? चलिए, तो साई स्क्वायर ये होती है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है? व्हिच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ये हमें बताती है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ-कहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है? समझ में आया? चलिए, इसको थोड़ा-सा और ज़्यादा सिंपल बनाते हैं। आप लड्डू खाते हैं, ठीक है? बहुत ही कॉमन सा एग्ज़ाम्पल है। आपको हम एक लड्डू देते हैं, ठीक है? सबका फ़ेवरेट होता है मोतीचूर का लड्डू, चलिए हमने आपको मोतीचूर का लड्डू दिया। तो अगर आप पूरा एक लड्डू खाएँ, ठीक है? या आप उसमें से एक आधा करके खाएँ, ठीक है? या आप उसका 1/4 करके खाएँ, ठीक है? या उसको तोड़ के खाएँ थोड़ा-सा टुकड़ा। क्या उसकी जो मिठास है, वो उसके अमाउंट पे डिपेंड करती है? मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हमने आपको लड्डू दिया, उसने आपने उसको अलग-अलग तरीके से खाया, उसकी जो मिठास है, क्या वो उसके साइज़ के ऊपर डिपेंड कर रही है? मतलब अगर आप ज़्यादा लड्डू खाएँगे तो आपको ज़्यादा मिठास लगेगी, है ना? या आप आधा करके खाएँगे तो आपको कम लगेगी या थोड़ा-सा टुकड़ा लेंगे तो कम लगेगी। क्या ऐसा होगा? नहीं होगा, है ना? ऐसा नहीं होगा। तो नहीं होने का रीज़न क्या है कि उसके अंदर जो शुगर का डेंसिटी है, वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है।
ठीक है? इसी तरह इसी तरह इसी एनर्जी में, ठीक है? इसी एनर्जी लेवल पे हमने अभी क्या पढ़ा है? देखिए बहुत माइन्यूट सी चीज़ है ये, ठीक है? हमने पढ़ा है ई साई। अगर हमने साई के बारे में पता लगाया है ना, तो हमने क्या निकाला है? एनर्जी लेवल को निकाला है, ठीक है? हमने एनर्जी लेवल को निकाला है। अगर हम देखें, ठीक है? हर साई एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल को डिनोट करेगा, ठीक? हर साई एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल को डिनोट करेगा। उस एनर्जी लेवल में, ठीक, इलेक्ट्रॉन कितना पाया जा सकता है, तो हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है? क्लियर है? समझ में आया? दिस इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। सर मुँह में पानी आ गया, ठीक है, आपके घर के बगल में दुकान होंगी, ठीक है? जाइए ले लीजिए। इस समय तो हम आपकी मदद नहीं कर सकते हैं। अगर हम ऑफ़लाइन क्लास में होते और शायद ये टॉपिक पढ़ा रहे होते तो शायद आपको एक लड्डू मिल गया होता अभी तक, ठीक है? लेकिन अभी हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। तो आपके घर के बगल में जो भी मिठाई की दुकान है वहाँ पे जाइए, बोलिए मोतीचूर का लड्डू दे दीजिए। हमको थोड़ा-सा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी समझनी है, ठीक है? चलिए, क्या ये चीज़ आपको क्लियर हुई? बताइए। क्या ये चीज़ आपको समझ में आई कि नहीं आई? बहुत कॉम्प्लेक्स सी चीज़ है लेकिन मैं आपको बहुत ही सिंपल चीज़ों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जल्दी बताइए, क्या ये समझ में आया? सर व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड? बहुत टाइप के क्वेश्चन है बेटा, बहुत टाइप के। ग्राफ से लेके सब कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है? तो मैं समझा रहा हूँ पहले वो समझ लीजिए। क्वेश्चन आज के लेक्चर में क्वेश्चन मैं ही पूछूँगा आपसे, ठीक है? इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन अगर ये नहीं समझ में आया तो आगे के क्वेश्चन नहीं आएँगे, ठीक है? क्लियर? ये चीज़ समझ में आ गई आपको, ठीक है? अब ये जो साई स्क्वायर है, ठीक है? ये जो साई स्क्वायर है, वो आप किस पे निकालेंगे, ठीक है? ये आप निकाल सकते हैं किसी डिस्टेंस पे, ठीक है? ये आप निकाल सकते हैं किसी एरिया पे, ये आप निकाल सकते हैं किसी के वॉल्यूम पे। जैसा सिस्टम होगा, सिस्टम अगर लीनियर में है, लाइन में है, एक स्ट्रेट लाइन है, मैं बोलता हूँ कि ये हमारा इलेक्ट्रॉन है और ये इसी तरफ चल रहा है बस, ठीक है? इस लाइन में चल रहा है। मेरे को बताओ कि इतनी से इतनी दूरी पे हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होगा? ठीक है? क्लियर? मैं बोलता हूँ कि हमारे पास एक पेज है, उस पेज पे ही इलेक्ट्रॉन चल रहा है। बताओ कि उसमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होगी? ठीक है? मैं बोलता हूँ कि हमने एक स्फीयर लिया है, ठीक है? उस स्फीयर के अंदर ही हमारा इलेक्ट्रॉन चल रहा है। अब बताओ उसके अंदर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होगी? दिस इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। आपका सिस्टम कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी किस तरह की आती है। ठीक है? अगर सपोज़ करिए कि हमारा जो डिस्टेंस पे है, उस केस में क्या आएगा? साई स्क्वायर dx आ जाएगा, dy आ जाएगा, dz आ जाएगा। एरिया पे अगर हमने निकालेंगे साई स्क्वायर इंटू dA, ठीक है? वॉल्यूम पे अगर हम लोग निकालेंगे तो साई स्क्वायर dV, ठीक है? फिर लड्डू समझ में आया? तो वही समझ लीजिए, ठीक है? इलेक्ट्रॉन भी लड्डू के अंदर ही घूम रहा है समझ लीजिए, ठीक है? आपको उस लड्डू को खोजना है, उस लड्डू के अंदर इलेक्ट्रॉन खोजना है, ठीक है? तो ये काम आप करना पड़ेगा। तो अगर आप लाइन में चलेंगे, एक डिस्टेंस में चलेंगे, ठीक है? स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं तो डिस्टेंस वाला फंक्शन सॉरी जो चीज़ है वो हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है? एरिया में चलेंगे तो ये यूज़ करेंगे, वॉल्यूम में चलेंगे तो ये यूज़ करेंगे। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया लोगों को आपको? ठीक है? अच्छा, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, ठीक है? दिस इज़ ऑलवेज़ पॉज़िटिव, दिस इज़ ऑलवेज़ पॉज़िटिव, ठीक है? ये हमेशा पॉज़िटिव रहेगी, ठीक? अगर हम इसको मतलब समझाने की कोशिश करें, कुछ इस तरह का होगा कि ये हमारा
जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव बना रहा है, कुछ इस तरह की वेव बना रहा होगा, है ना? तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगी वो कुछ इस तरह की होगी। होगी कि नहीं होगी? बताएं। इसके अंदर, इस रीजन के अंदर वो हमेशा मिलेगा, ठीक है? वेव में नहीं मिलेगा, समझ रहे हो? वेव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज निगेटिव, एक ट्रफ है और एक क्रेस्ट है, ठीक है? क्रेस्ट, ट्रफ, तो मिलेगा, वो वेव है, वो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है, लेकिन वो कहाँ पे है, किस लोकेशन पे है, ठीक है? वो हमें कौन बताएगा? पाई स्क्वायर, दैट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक, क्लियर? क्या ये चीज समझ में आई? दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है? अगर हम किसी जगह पे साई स्क्वायर निकालते हैं, ओनली क्रिएट साइन वेव, फंक्शन भी एक्चुअल में साइन में होता है, ठीक है? इसलिए हम लोग साइन वेव बनाते हैं, ठीक? बट क्योंकि आपको वो सारी चीजें नहीं पढ़नी है, इसलिए मैं उतना भी डीप नहीं जा रहा, ठीक है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस पे निकाल रहे हैं, क्या आप किसी लाइन पे निकाल रहे हैं, क्या किसी आप एरिया पे निकाल रहे हैं, क्या किसी आप वॉल्यूम पे निकाल रहे हैं। क्लियर है? यहाँ तक लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताएं। जल्दी से बताएं, क्या यहाँ तक आप लोग को समझ में आया? चलिए, डिसलाइक गैंग वापस से आते हुए, अरे क्या आप लोगों को ये चीज समझ में आई, आ गई? ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? अब आप लोग एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉडल को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? थोड़ा सा फोकस रखिएगा, ठीक? चलिए, ठीक है, चलिए। तो तो अब क्या, है ना? अब क्या करें? अब हम लोग क्या करते हैं कि एक काम करते हैं, अब हम लोग हाइड्रोजन एटम के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है? श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक है? जैसा कि अभी किसी ने अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन किया कि क्या मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को यूज किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, बट दैट इज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। हाइड्रोजन एटम के केस में इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ठीक है? क्यों? क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, ठीक है? सिंगल इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ज्यादा फोर्सेज उस पर एक्ट नहीं करते हैं, और हमारा जो वेव फंक्शन होता है दैट इज वेरी वेरी सिंपल, ठीक है? लेकिन जैसे ही आप मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जाते हैं, उस केस में हमारा जो बाकी सारी चीजें होंगी वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, बहुत सारे फैक्टर्स आ जाएंगे जिनको आपको काउंट करते करते बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है? कर सकते हैं, ठीक है? बोर को हम लोग सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए ही यूज कर सकते थे, श्रोडिंगर को हम मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए कर सकते हैं, बट दैट विल बी वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है? क्लियर है? तो यहाँ पे जो एच एटम के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन आती है, ठीक है? अब ये क्या आती है तो याद रखिएगा इसको, कभी कभी पूछ देता है, ठीक है? उल्टा डेल्टा है ये, ठीक है? उल्टा डेल्टा का स्क्वायर इंटू साई प्लस 8 पाई स्क्वायर इंटू एम अपॉन एच स्क्वायर। देखिए यहाँ पे मैंने एच स्क्वायर लिखा है, न कि एच बार, ठीक है? याद रखिएगा, ई माइनस वी, ठीक, साई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है? ये हाइड्रोजन एटम के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है? दिस इज श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम। अब ये उल्टा डेल्टा स्क्वायर क्या है, ठीक है? उल्टा डेल्टा होता है, उल्टा डेल्टा स्क्वायर सिग्मा, सॉरी साई इज इक्वल्स टू, ये होता है आपका
d2 by dx square psi plus d2 by dy square psi plus d2 by dz square psi। ठीक है, अरे बता रहे हैं भाई, उल्टा क्यों है सर? उल्टा इसलिए क्योंकि उसकी वैल्यू है। ठीक है, कुछ मिल नहीं रहा था तो उल्टा कर दिया, सीधा वाले का तो वैल्यू पता है हमें। सर वी क्या डिनोट कर रहा है? अरे भाई बता तो दिया, वॉल्यूम। इस वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, समझने की कोशिश करो। ठीक है, ऐसा आया है। ठीक, अब हम आपको ये नहीं समझा सकते कि ऐसा क्यों आया है। ठीक है, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, दिस इज क्वांटम मैकेनिक्स, क्योंकि आप अपने पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह में ज्यादा बेहतर तरीके से पढ़। ठीक है, तो क्लियर है, इतना डीप में आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये उल्टा डेल्टा स्क्वायर इंटू साई, ये एक्चुअल में क्या कर रहा है? ये जो साई है ना, वेव फंक्शन, इसको दो तीनों कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है, यानी कि एक्स वाई और जेड, इन तीनों के रेस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएट करके आपको दे रहा है। ठीक है, मतलब x में डिफरेंशिएट करेगा, y में डिफरेंशिएट करेगा, z में डिफरेंशिएट करेगा, फिर उसको डबल डिफरेंशिएट करेगा तीनों डायरेक्शन। ठीक है, ऑल टुगेदर हम पूरे वॉल्यूम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, समझ में आ रहा है? और वही वॉल्यूम है भी। ठीक है, वही वॉल्यूम है, x में जाएंगे, y में जाएंगे, z में जाएंगे, हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तीनों डायरेक्शन में देख लिया हमने, तीनों कोऑर्डिनेट्स में देख लिया उसको। क्लियर है? क्या ये चीज आपको समझ में आई? बताइए, जल्दी बताइए, क्या ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई? कितने लोगों को ये चीज समझ में आई, जल्दी बताएं फटाफट। चलिए, एक को तो आ गई। और और किसी को कोई डाउट हो तो वो भी पूछिए। ठीक है, अगर आप पूछेंगे नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। गरिमापाल सर एक बार और, ठीक है, ये हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन है फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है, ये इक्वेशन सॉल्व हाइड्रोजन के लिए जब हम सॉल्व करते हैं ना, हाइड्रोजन एटम के लिए, तो ये इक्वेशन आती है। ठीक है, और इसमें ये जो ऑपरेटर है, ये जो ऑपरेटर है, उसकी वैल्यू क्या होती है वो हमने लिख दी कि हमने x डायरेक्शन में डबल डिफरेंशिएट किया साई को, जो कि वेव फंक्शन है, y डायरेक्शन में, ठीक है, यानी कि ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, उस केस में डिफरेंशिएट किया, और फिर z डायरेक्शन मतलब तीसरे कोऑर्डिनेट में भी उसको डबल डिफरेंशिएट किया। सर ये इक्वेशंस का न्यूमेरिकल भी आता है? नहीं, एक क्वेश्चन आईआईटी में आया, लेकिन मैं बताऊंगा, बहुत सिंपल है वो। ठीक है, फिर देखिए, केमिस्ट्री के पेपर में मैथ नहीं पूछेगा, पहली चीज तो ये बात याद रखिएगा। ठीक है, केमिस्ट्री के पेपर में मैथ नहीं पूछता है, केमिस्ट्री के पेपर में ये पूछता है कि आपका जो केमिकल का फंडा है, केमिस्ट्री का जो फंडा है वो क्लियर है कि नहीं। मैथ तो आपको मैथ में है ही है। ठीक है, केमिस्ट्री के पेपर में मैथ नहीं आएगा। ठीक, इससे इसमें न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। क्या न्यूमेरिकल बनाओगे भाई, तुम यूज ही नहीं कर पाओगे तो क्या ही मैथ बनाओगे? ठीक है, व्हाट इज एम? एम इज मास। ठीक है, मास। ठीक, चलिए, अब इस इक्वेशन से हमें फायदा क्या हुआ? ठीक, इस इक्वेशन से हमें क्या फायदा हुआ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, इस इक्वेशन से हमें पता चलता है, ठीक है, ठीक, द सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, किस इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं? इस वाले इक्वेशन की बात कर रहा हूं। ठीक है, E इज एनर्जी, द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन गिव्स पॉसिबल एनर्जी लेवल्स, पॉसिबल एनर्जी लेवल्स। ठीक है, ये पॉसिबल एनर्जी लेवल्स की बात देता है। ठीक, द इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्युपाई। ठीक है, हाइड्रोजन एटम में, सर ये थ्री डायमेंशनल एम्पलीट्यूड है ना, बिल्कुल थ्री डायमेंशनल है। ठीक,
द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन? ये वाली इक्वेशन, ये हमें देती है क्या? पॉसिबल एनर्जी लेवल्स। एक्स वाई जेड क्या है बेटा? कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, एक्स एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, वही है एक्स वाई जेड। ठीक है, तब पूछ लीजिए, है ना, डी क्या है, एक्स क्या है, कुछ लोग 8 पाई स्क्वायर भी पूछ लेंगे। कोई है ऐसा? ऐसा मत किया, ठीक है, ऐसा मत करिए। ठीक, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन गिव्स पॉसिबल एनर्जी लेवल्स। याद रखिए, पॉसिबल एनर्जी लेवल्स की बात कर रही है। ठीक है, ये इक्वेशन जो है किसकी बात कर रही है? पॉसिबल एनर्जी लेवल, मतलब ऐसा ऐसा एनर्जी लेवल दे सकता है कि जहां जहां इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ठीक है, क्या ऐसे एनर्जी लेवल्स की बात हमने बोर में की थी? बिल्कुल की थी। उन्होंने सीधे सीधे एक चीज बता दी थी कि एम वी आर इज टू एन एच अपॉन 2 पाई। ऐसा बताया था कि नहीं बताया था? है ना, ऐसा बताया था कि नहीं बताया था? बट दैट वाज ट्रेजेक्ट्री, है ना, दैट वाज ट्रेजेक्ट्री। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे लेवल्स की बात कर रहा है वो, स्फीयर में घूमेगा। ठीक है, स्फीयर बना सकता है, कुछ भी बना सकता है, किसी भी तरह का शेप हो सकता है। ठीक है, इसीलिए याद रखो, एस एस ऑर्बिटल कैसा आता है? स्फेरिकल आता है। पी ऑर्बिटल आता है तो डम्बल शेप दिखता है, डी ऑर्बिटल डबल डम्बल दिखता है कि नहीं? तो वही सारी चीजें यहाँ पे आने वाली है। ठीक है, वही सारी चीजें यहाँ पे आने वाली है। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन गिव्स पॉसिबल एनर्जी लेवल्स। इस एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन मिलने वाला है। ठीक है, इसकी बात करता है हमारा ये इक्वेशन, जो कि हाइड्रोजन एटम के लिए है। ठीक है, ठीक, और इससे एसोसिएटेड होता है हमारा साई, जो कि मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था। मतलब अगर हमने एक साई निकाला है, ठीक है, मान लेते हैं साई 1 निकाला, ठीक है, उस केस में एनर्जी आएगी E1, है ना। अगर हमने साई 2 निकाला, वो देगा हमें एनर्जी E2। ठीक है, ये पॉसिबल है जहां पे इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, उसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन उसमें भी कहाँ मिलेगा वो कौन बताएगा? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। क्लियर है? बताइए भाई, क्या यहाँ तक समझ में आया आप लोग को? ठीक, बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है, बहुत। बट मेरे ख्याल से कि आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा, एनसीईआरटी से तो ज्यादा समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो उनमें ये सारी चीजें इतनी क्लियरली नहीं बताई जाती हैं। ठीक है, चलिए, क्लियर है ये? बताएं, जल्दी से बता दें ताकि हम आगे बढ़ें फटाफट। ठीक है, जल्दी बताएं जल्दी। ये सब क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। तो हमने देख लिया कि ये एनर्जी लेवल्स को, पॉसिबल एनर्जी लेवल्स के बारे में हमें बता रहा है। ठीक है, पॉसिबल एनर्जी लेवल्स क्या हमने बोर में पढ़े थे? बोर में जब हमने पढ़े थे उसको हमने क्या कहा था? क्वांटाइज्ड होते हैं वो, होते हैं कि नहीं होते हैं? इन एनर्जी लेवल्स को भी हम लोग क्या कहेंगे? क्वांटाइज्ड। दीज आर क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट्स। दीज आर क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट्स। ठीक है, ठीक है, और इन स्टेट को हम लोग कैरेक्टराइज करेंगे। ठीक है, इन स्टेट्स को हम लोग कैरेक्टराइज करेंगे किससे? 3 क्वांटम नंबर से, 3 क्वांटम नंबर्स बाई 3 क्वांटम नंबर्स। जो क्वांटम नंबर हम लोग देखते हैं, थ्री से हम लोग इनको कैरेक्टराइज करेंगे। ठीक है, बाई 3 क्वांटम नंबर। कौन कौन से? पहला एन, ठीक है, दूसरा एल, और तीसरा एम। ठीक है, एन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, एल इज एजीमुथल या एंगुलर क्वांटम नंबर। ठीक है, क्लियर? एजीमुथल बोलते हैं, और आपको एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोला जाता है, सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी इसको बोला जाता है। एम इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, 3 क्वांटम नंबर हम लोग इस एनर्जी इन स्टेट्स को डिफाइन करने के लिए, इनको कैरेक्टराइज करने के लिए हम लोग बनाते हैं। कौन कौन से? एन, एल और एम। याद रखिए, जो स्पिन क्वांटम नंबर है दैट इज मच मोर अबाउट एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, वो एक्सपेरिमेंटल है। देखिए,
लेकिन अगर हमें थ्योरेटिकल निकालना होगा तो NLM हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर है? क्या ये सारी चीज़ें समझ में आई आप लोग को? बताएँ जल्दी से। क्या ये सारी चीज़ें समझ में आई? बताइए। आ गई? पक्का? चलिए, बहुत बढ़िया। तो देखिए, फिर से बात आती है यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। हम बात कर रहे हैं किसकी? सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। कौन-सी इक्वेशन है भाई? ये उल्टा डेल्टा का स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ब्रैकेट में ई माइनस वही साई इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे इस भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आप पढ़ते हैं तो आप उसमें देखते हैं कि दो मिलेंगे। क्यूबिकल इक्वेशन अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको तीन मिलते हैं, रूट्स मिलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे भी इसके जो रूट्स होंगे, हम जनरल लैंग्वेज में बोले तो इसके जो रूट्स होंगे वो क्या दिखा रहे हैं? एक पॉसिबल एनर्जी लेवल बता रहे हैं। तो क्या सभी एनर्जी लेवल्स पॉसिबल होंगे? क्या सभी एनर्जी लेवल्स पॉसिबल होंगे? ऐसा नहीं है, है ना? ऐसा नहीं है। तो ऐसा नहीं है, तो हम कौन से सॉल्यूशन को एक्सेप्ट करेंगे, कौन से सॉल्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है? कौन से सॉल्यूशन को हम एक्सेप्ट करेंगे, कौन से सॉल्यूशन को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? तो कंडीशंस कंडीशंस ऑफ वेव फंक्शन, ठीक है? ये भी आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है? तो सबसे पहली चीज वो फाइनाइट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बोल दें इंफिनिटी। ठीक है? एनर्जी लेवल इंफिनिटी पे है, तो क्या मतलब है हमें? ठीक, हमारे पास एक फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। जब इंफिनिटी पे है तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, उसका न्यूक्लियस के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है। जब उसके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है तो वेव बनाएगा ही नहीं। ठीक है? वो तो बाहर है, वो तो एटम की जो धूप है उससे बाहर की बात है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे ही नहीं। पहली चीज तो ये, जो आना चाहिए वो फाइनाइट आना चाहिए। ठीक है? चलिए, अगर हम आपको ऐसे बताएं, ठीक है? चलिए जाने दो, वो इक्वेशन छोड़ दीजिए। ठीक है? दैट इज बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आप लोग के लिए। तो चलिए, दूसरी चीज़ ये है कि हमेशा कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। फंक्शन शुड बी कॉन्टिन्यूअस। ठीक है? कॉन्टिन्यूअस का 2 मीनिंग। पहला तो ग्राफ भी उसका कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। मतलब कहीं पे भी वो ब्रेक नहीं करना चाहिए। ठीक है? डू नॉट ब्रेक। ठीक है? और स्लोप भी, ठीक है? स्लोप भी कंटिन्यूअस होना चाहिए। कंटिन्यूअस स्लोप। ऐसा क्यों? चलिए, ऐसा देखते हैं, क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ। ठीक है? ठीक, अगर मैं ऐसा बोलूँ कि ये हमारा अ, साई है, ठीक है? और ये हमारा एक्स है, ठीक? अगर हमने कुछ इस तरह का ग्राफ बना दिया कि इसको हमने ब्रेक कर दिया, ठीक है? कुछ इस तरह का, ठीक? तो क्या यहाँ पे हम पता कर पाएँगे कि वेव फंक्शन किस तरह का है और उसका एक्स के साथ किस तरह का रिलेशन है ना? एक साई के लिए 2 एनर्जी लेवल्स हैं। एक साई के लिए 2 एनर्जी लेवल सॉरी 2 पोज़ीशंस हैं। मतलब एक वेव फंक्शन के लिए 2 पोज़ीशन है। क्या एक समय में 2 पोज़ीशन पे रह पाएगा? क्या वो एक समय पे 2 पोज़ीशन पे रह पाएगा क्या? नहीं ना, एक समय पे एक ही पोज़ीशन पे रह सकता है। तो इसको हम लोग नहीं ले सकते, ठीक है? बेटा प्रोबेबिलिटी निकलेगी तब तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ना, समझ रहे हो? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन है कहाँ, फिर उसके अंदर कहाँ है ये पता करेंगे ना। साई से हम लोग निकालते हैं एनर्जी लेवल, ठीक है? बेसिकली साई जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है किसी एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल, ठीक है? जिसको आप लोग पढ़ते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर में, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में, ठीक है? उसको खोजते हैं पहले हम लोग, ठीक? आप किसी शहर में रह रहे हैं, तो क्या मैं आपका सिर्फ नाम दे दूँ,
लोग आपके एड्रेस तक पहुँच जाएँगे? नहीं ना। आपको शहर में रह रहे हैं तो आपका जो इलाका है, जो कॉलोनी है वो पता होना चाहिए। उसके बाद आपकी जो बिल्डिंग है उसका नाम पता होना चाहिए, उसका नंबर पता होना चाहिए, है कि नहीं? और उसके बाद वो आपका फ्लैट नंबर भी पता होना चाहिए, तभी वो आपके घर पे पहुँच पाएँगे, है कि नहीं? तो ये सारी इन्फॉर्मेशन एक्चुअल में कौन दे रहा है? ताई। एनर्जी लेवल बताएगा पहले ना कि आपको इलेक्ट्रॉन ढूँढना है तो कहाँ ढूँढना है, ठीक है? अगर हम बोलें सर दिस इज़ नॉट अ फंक्शनल ग्राफ बिल्कुल नहीं है भाई, हम तो एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं। ठीक है? साई एक्स, ठीक? अगर इस तरह है, ठीक? इस तरह है, तो यहाँ पे देखें हर एक्स के लिए, एक एक्स के लिए यहाँ पे 3 वेव फंक्शन है। क्या ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है क्या? बताइए, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? तो ना तो ये पॉसिबल है, ना तो ये पॉसिबल है। ब्रेक की बात की मैंने, ठीक है? डू नॉट ब्रेक, ब्रेक नहीं होना चाहिए मतलब कुछ इस तरह का नहीं होना चाहिए। क्या ये क्या ये हमारा बताएगा क्या? कुछ बताएगा क्या? इसको हम लोग सॉल्यूशन लेंगे क्या? नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे, ठीक है? क्लियर है? समझ में आया? तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक? यहाँ पे देखिए स्लोप इसका इस तरफ है, इसका स्लोप इस तरफ है। तो यहाँ पे स्लोप कंटीन्यूअस नहीं था, ठीक है? यहाँ पे 1 एक्स के लिए 3 फंक्शन आ गए, ठीक है? तो वो भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे ब्रेक कर गया, ठीक है? तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो जो इन कंडीशंस को फुलफिल करता हो, पहली चीज़ फाइनाइट हो, उसका कंटिन्यूएशन होना चाहिए मतलब वो ब्रेक नहीं करना चाहिए और उसका स्लोप भी कंटीन्यूअस होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, तीसरी चीज़ कहाँ आ गई? तीसरी चीज़, ठीक है? इट शुड बी सिंगल वैल्यूड, ठीक है? शुड बी सिंगल वैल्यूड, एक ही वैल्यू होनी चाहिए, ठीक? तो इन 3 कंडीशन को जो फुलफिल करता है, ठीक है? इन 3 कंडीशंस को जो फुलफिल करता है, ठीक? वही हमारा एक्चुअल में वेव फंक्शन बनाता है। क्लियर हुआ? जल्दी बताइए, क्या ये चीज़ क्लियर हुई? 3 चीज़ें, पहली चीज़ फाइनाइट होना चाहिए, दूसरा कंटीन्यूअस होना चाहिए, तीसरा सिंगल वैल्यूड होना चाहिए मतलब उसकी एक ही वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है? कंटीन्यूअस में भी 2 चीज़ें, ब्रेक नहीं होना चाहिए और उसका स्लोप भी कंटीन्यूअस होना चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं कि अभी इधर है तो अभी इधर हो गया, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है? क्लियर? बताइए। क्या ये चीज़ें आपको समझ में आई या नहीं आई? चलिए एक को तो आ गई, ठीक? बाकी लोग यस सर, 19 लोग देख रहे हैं सर, हेलो, क्यों? आप लोग 19 लोग देख रहे हो, प्लीज़ सब लोग पार्टिसिपेट किया करो चैट में, ठीक है? सिर्फ़ 2-3 को नहीं पढ़ाने आया हूँ मैं सबको पढ़ाने आया हूँ, ठीक है? इंटरैक्शन सिर्फ़ 4-5 लोग करते हैं, दैट इज़ वेरी यू नो डीमोटिवेटिंग थिंग कि सब लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। क्या आपको समझ में नहीं आता है? वो पूछिए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो वैसा बताइए, ठीक है? चलिए 4-5 लोगों को आ गया है, क्लियर है? चैट चलती रहनी चाहिए, आपके यस सर से और नो सर से और क्वेश्चन से ये चैट चलती रहनी चाहिए, चैट रुकनी नहीं चाहिए, ठीक है? चलिए, क्लियर? तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, ठीक है? तो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन स्टेटमेंट्स ध्यान से समझिएगा, ठीक है? व्हेन एन इलेक्ट्रॉन अगर यदि कोई इलेक्ट्रॉन किसी एनर्जी स्टेट में है, इज़ इन एनी एनर्जी स्टेट इज़ इन एनी एनर्जी स्टेट ये सब एनसीईआरटी के स्टेटमेंट हैं, ठीक है? द वेव फंक्शन द वेव फंक्शन कॉरेस्पॉन्डिंग उस एनर्जी स्टेट का जो वेव फंक्शन होगा, ठीक? कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट एनर्जी स्टेट कंटेन्स ऑल इन्फॉर्मेशन ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, कंटेन्स
ऑल इंफॉर्मेशन, ठीक, अबाउट द इलेक्ट्रॉन। ये स्टेटमेंट समझने की कोशिश करें, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी ऐसी एनर्जी स्टेट में है, ठीक है, तो उस एनर्जी स्टेट के करस्पॉन्डिंग जो वेव फंक्शन आएगा, ठीक है, उसमें सारी इंफॉर्मेशन होगी। किसके बारे में? उस इलेक्ट्रॉन के बारे में, ठीक है। एक तरह से उसका आधार कार्ड हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? समझ में आया? ठीक। द वैल्यू ऑफ वेव फंक्शन, द वैल्यू ऑफ वेव फंक्शन, याद रखिएगा, डिपेंड्स डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह से दूरी बढ़ती जाएगी उस तरह से इसकी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी या कम होती जाएगी, जैसा भी फ्लक्चुएशन होगा वो होगा, ठीक है। क्लियर है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। डिस्टेंस के साथ वेव फंक्शन जो है वो बदल जाता है, ठीक। याद रखिए, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, 1s 2s 3s, है ना। 1s में अलग आता है ग्राफ, 2s का ग्राफ अलग आता है, 3s का ग्राफ अलग आता है। आप लोग देख चुके होंगे, एनसीईआरटी अगर पढ़ते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि ग्राफ जो है वो बदल जाता है। क्यों बदलता है? क्यों? क्योंकि उसका साइज बदल रहा है, ठीक है। समझ में आया? चलिए, क्लियर, ठीक। अब ऐसे वेव फंक्शंस, ठीक है, सच वेव फंक्शंस, सच वेव फंक्शंस, ठीक है, ऑफ हाइड्रोजन, ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, हाइड्रोजन लाइक, ठीक है, आर कॉल्ड, आर कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। इस वेव फंक्शन को, ठीक है, अगर हम हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के बारे में बात कर रहे हैं, उस केस में इनको बोला जाता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। याद रखिए, ऑर्बिटल की बात की गई, ऑर्बिट की बात नहीं की गई। बोर में क्या था? बोर मॉडल में ऑर्बिट था, ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, वहां पे ऑर्बिटल नाम की कोई वैल्यू, कोई चीज नहीं थी, ठीक है। ऑर्बिट क्या होता है? ऑर्बिट इज अ टू डायमेंशनल थिंग, टू डायमेंशनल है ये, ठीक। जबकि ऑर्बिटल, ठीक है, तो ऑर्बिटल है, ये तो पूरा का पूरा स्पेस है, 3D है, ठीक है। ये 2D था, दिस इज 2D, दिस इज 3D, ठीक है। यहाँ पे 3D में हम बात कर रहे हैं, बोर में हम किस में बात कर रहे थे? 2D में बात कर रहे थे। अब हमारे पास क्या आ गया है? 3D आ गया है, ठीक है। अब हम तीन तीन डायमेंशंस में देख रहे हैं इस चीज को। क्लियर है? बताएं। क्या आप लोगों को यहाँ तक चीजें समझ में आई हैं या नहीं आई हैं? जल्दी से बताएं। आ गई? का? ठीक। क्लियर है? क्लियर है ना? अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, ठीक है, टाइम इज ऑलमोस्ट ओवर, ठीक। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग जो क्वांटम मॉडल है और क्वांटम नंबर है, ठीक है, दैट इज क्वांटम नंबर पार्ट 2, दूसरा लेक्चर जो होगा, ठीक है। उसमें हम लोग ये सीखेंगे क्वांटम मॉडल क्या था, ठीक है, फिर क्वांटम नंबर कैसे आया, ठीक, दोनों चीजें सीखेंगे। और फिर जो लास्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग अबव प्रिंसिपल के बारे में सीखेंगे। लेकिन आज जाने से पहले हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे जो कि आईआईटी में आ चुका है और बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, ठीक है। सब बच्चे कर लेंगे, सब बच्चे कर लेंगे, जिनको जिनको आज समझ में आया सब बच्चे कर लेंगे, ठीक है।
क्वेश्चन है द सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन, ठीक है, एटम इज साई, 2s के लिए है ये साई, ठीक है, 2s के लिए ये साई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, ठीक है, 4 2 पाई टू द पावर 1/2, ठीक है, इंटू 1/a0 by 2 इंटू 2 माइनस r अपॉन a0, ठीक, e टू द पावर माइनस r बाई a, ठीक है, वेयर a0 इज इक्वल्स टू फोर्स रेडियस, ठीक है। इतने लोग तो ये इक्वेशन देख के ही भाग गए होंगे, है ना, अरे क्या पढ़ा है, सब तो बोल रहे थे नॉर्मल सा क्वेश्चन है ना, ये तो पता नहीं क्या है ये, है ना, वेयर a नॉट इज इक्वल्स टू बोर्स रेडियस, लेट द रेडियल let the radial node in 2s be at r naught, ठीक है, सॉरी r naught, ठीक, find r in terms of a naught। चलिए, ये क्वेश्चन है, ये आईआईटी में आया है, ठीक है, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, इतना बड़ा है कि आप सॉल्व ही नहीं कर सकते, कितने लोग कहेंगे कि उसको सॉल्व कर सकते हैं, बताया जाए, कोई है ऐसा जिसको बोलेगा कि हाँ मैं इसको सॉल्व कर लूंगा, बहुत आसान है, बहुत ही आसान, बच्चों वाला सवाल है सर, है ना, एक्चुअल में बच्चों वाला सवाल है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ये है कि ये सॉल्यूशन है, दिस इज सॉल्यूशन, ठीक है, ये इक्वेशन हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है। ए नॉट क्या है, ए नॉट हमारा बोर का रेडियस है जो कि हम लोग यूज करते थे 0.529 एंगस्ट्रम, ठीक है। लेट द रेडियल नोड क्या होता है, नोड मतलब क्या होता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन को प्रोबेबिलिटी सॉरी फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इज 0, है ना। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0 है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन वहां पे है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन वहां पे नहीं है, इलेक्ट्रॉन वहां पे नहीं है, क्या वहां पे ये साई की कोई वैल्यू होगी, नहीं ना, दैट मीन्स नोड पे साई 2s कितना हो जाएगा, इस उस नोड पे साई 2s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, ठीक है। अब 0 क्या हो सकता है, 0 क्या हो सकता है, क्या ये जो कांस्टेंट है क्या इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, बिल्कुल भी ये 0 नहीं हो सकता, ठीक है। क्या 1/a0 जो कि हमारा बोर का रेडियस है जो कि फाइनाइट है, उसकी पावर 3/2 क्या ये 0 हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती, ठीक है। क्या e की पावर में कुछ भी इसको रखें, क्या ये 0 हो जाएगी, बिल्कुल नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो क्या 0 होगा, क्या 0 होगा, ठीक, तो 0 होने के लिए नहीं तो r को बहुत इनफाइनाइट लेना पड़ेगा, तो इतना नहीं है, ठीक है। 0 होने के लिए क्या होना चाहिए, दैट मीन्स 2 माइनस r अपॉन a0 शुड बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो 2 इज इक्वल्स टू r बाई a0, देन r इज इक्वल्स टू a0 इंटू 2, क्लियर, 2a0 बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। दिस इज द, देखिए केमिस्ट्री बहुत छोटी, अगर आप मैथ के हिसाब से सोचते तो बहुत बड़ा, अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा इक्वेशन, ये क्वेश्चन हमसे सॉल्व ही नहीं होगा, पता नहीं क्यों ले दे दिए आईआईटी वाले, है ना, ऐसा नहीं है, ठीक। वो तो खाली ये चेक कर रहे थे कि आपको फंडा पता है कि नहीं, ये चीज पता होनी चाहिए ना, नोड में क्या होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी 0 है, तो जब प्रोबेबिलिटी है 0 है तो इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं, जब इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा
इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन है, वहां पे 0 होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी, तभी तो उसका साई स्क्वायर भी 0 आएगा, 0 का ना स्क्वायर होता है। तो साई की वैल्यू 0 आ गई, तो इसका मतलब क्या है कि 2 माइनस आर ए बाई ए नॉट, ये 0 होगा, और ये 0 होगा, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी? 2 नॉट आएगी। क्लियर है? कितने लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया? जल्दी से बताएं, कितने लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया? कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में किसी को? जल्दी बताएं, जल्दी। क्या इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें? तो इस तरह से हम लोग इन सारी चीज़ों को सॉल्व करते हैं, ऐसे क्वेश्चन आईआईटी में आते हैं। ठीक, चलिए, तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा बेसिक क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है वो, ठीक है? और उसके बाद हम लोग क्वांटम नंबर भी सीखेंगे, ठीक है? और उसके बाद हम लोग करेंगे अपना लास्ट, मतलब 2 लेक्चर और बचा है, जिसमें आपका एटम के बारे में आप सब कुछ सीख जाएँगे, और एक बार आप एटम के बारे में सीख गए, तो आप केमिकल बॉन्डिंग भी सीखने की पूरी-पूरी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कर लेंगे, केमिकल बॉन्डिंग भी, अगर आपको एटम के बारे में समझ में आ गया तो। क्लियर है? आज के आज के लेक्चर में कोई भी दिक्कत हुई हो, तो प्लीज़ बता दें अभी भी। सर नोड क्या है? नोड मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, 0, ठीक है? बीच में कहीं एक ऐसी जगह होगी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, उसको हम लोग बोलते हैं नोड। कल या परसों जो भी लेक्चर होगा, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? आज के लेक्चर में किसी को भी कोई दिक्कत हो, तो बताएँ जल्दी। सागर मिश्रा, हँस क्यों रहे हैं भाई आप? हम देख रहे हैं आपको पूरी लेक्चर में ही आप हँसते जा रहे हैं, क्या कोई यहाँ पे कपिल शर्मा शो चल रहा था? हुँ? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, चाहे वो कल होगा, चाहे परसों होगा। जैसा भी होगा आपको पता तो चल ही जाएगा। टेलीग्राम चैनल अवश्य फॉलो करें। टेलीग्राम चैनल के थ्रू आपको हमारी सारी नोटिफ़िकेशन मिलती रहेंगी। ठीक है? क्लियर? चलिए, धन्यवाद।